तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था, तो मैं हल्का सा इसको रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद में हम आगे का टॉपिक कर लेंगे। सेक्शन 7(1)(a) में लिखा था कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां पर सप्लाई होता है इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1, लेकिन वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, वो हम स्केड्यूल 2 के हिसाब से देखकर पता लगाते हैं कि क्या है हमारे पास सप्लाई ऑफ गुड्स और क्या है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो मैटर जो है स्केड्यूल सेकंड में बता रखे हैं, जहां पर हम जनरली पहले लड़ाई झगड़ा होता था, डबल टैक्सेशन होता था, तो वो अब यहाँ पर ले आए पैराग्राफ 1 में कि अगर हम कोई भी गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, और कोई भी सप्लाई और सर्विसेज होता है अगर हम गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बस उसका इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, तो वो क्या होता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। तो हम ट्रांसफर गुड्स का करते हैं इस हिसाब से कि फ्यूचर में वो पेमेंट हो सकता है, जैसे हायर परचेज एग्रीमेंट होते हैं कि अभी इंस्टॉलमेंट है, फ्यूचर में आपका हो जाएगा, तो उसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स के दायरे में लेते हैं हम। पैराग्राफ 2 में लैंड एंड बिल्डिंग होता है कि अगर कोई किराए वगैरह पर दे रहे हैं तो सप्लाई और सर्विसेज है, अगर हम कोई लैंड एंड बिल्डिंग किराए पर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सब सप्लाई और सर्विसेज में आता है, चाहे कॉमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो। कोई ट्रीटमेंट होता है, प्रोसेस होता है, तो उसको भी हम सप्लाई और सर्विसेज में ही लेते हैं। बिजनेस एसेट का ट्रांसफर होता है तो वो सप्लाई और गुड्स के दायरे में आता है। और अगर हम कहते हैं कि कोई चीज का आपने बस इस्तेमाल करना है ना, तो वो फिर सप्लाई और सर्विसेज में आ जाएगा। ऐसे ही हम कोई गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय हु सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, अगर ये है कि हमने कोई भी चीज है उसको यूज कर लिया, आईटीसी ले लिया, लेकिन अब हम टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो जो भी एसेट है वो वापस से हमारी सप्लाई मान ली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ हमने पढ़ा था लास्ट में। फिर था कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई और सर्विसेज होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सप्लाई और सर्विसेज होता है, अगर आप किसी और के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर था टेम्परेरी ट्रांसफर होता है कुछ यूज करने के लिए, तो सप्लाई और सर्विसेज में ही आता है वो टेम्परेरी ट्रांसफर। कोई डिजाइन वगैरह बनाते हैं तो सप्लाई और सर्विसेज में आता है। कोई काम करने से मना करते हैं तो भी सप्लाई और सर्विसेज में आता है। अगर आप ट्रांसफर करते हैं राइट टू यूज एनी एसेट गुड्स, तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मशीनरी किराए पर दी है तो ये भी हमारा सप्लाई और सर्विसेज आ रहा है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा सप्लाई और सर्विसेज में आता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। और कुछ हमारी कंपोजिट सप्लाई होती है जहां पर दोनों चीजें मिक्स होती हैं, जैसे हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर खाने के लिए दे रहे हैं, बैठकर खाना भी खा रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो सप्लाई और सर्विसेज माना जाता है। तो इस तरीके के हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। टीनेंसी राइट हम पढ़ रहे थे, टैक्सेबिलिटी ऑफ टीनेंसी राइट, जैसे पगड़ी सिस्टम होता है कि कुछ एडवांस डिपॉजिट हो जाता है और उसको हम टैक्सेबल नहीं करते हैं, यहाँ पर लिखा था कि मेरली बिकॉज ट्रांजेक्शन सप्लाई इन्वॉल्व एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको स्कोप ऑफ सप्लाई में लें और जीएसटी लगाएं, तो उस पर जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। तो अब हमने यहां तक किया था, अब हमें यहां से स्टार्ट करना है। एप्लीकेबिलिटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपनसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजन ऑफ लॉ। मान लिया आपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और ये तय हो गया कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा नहीं किया तो आपको 10,000, 50,000, लाख रुपए देने पड़ेंगे। हो जाता है ना भाई, मैंने आपसे कहा कि मुझे कुछ सामान चाहिए, लेकिन अगर वो सामान आपने मुझे टाइम से नहीं दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मैंने एग्रीमेंट में कर दिया भैया मुझे सामान नहीं दिया तो मैं आपके ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा, तो उस पेनल्टी पर जीएसटी लगेगा या नहीं, ये वाली बात यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया इस इशू में कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, कंपनसेशन या पेनल्टी होती है लॉ में किसी भी तरीके से, तो हम जैसे एग्री करते हैं किसी ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन
हैज बीन स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी सप्लाई और सर्विसेज। हम पहले भी कह चुके हैं इस बारे में कि कोई काम करना या नहीं करना को सप्लाई और सर्विसेज कहते हैं, है ना। तो अगर एक्सप्रेशन है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एक्ट, कोई काम मैं आपको पैसा दे रहा हूं, कोई ऑब्लिगेशन करने के लिए, कोई काम से दूर रहने के लिए, या कोई काम कोई बात सहने के लिए मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूं, तो ये सारा का सारा सप्लाई और सर्विसेज आता है। मैंने आपसे कहा ये काम मत करिए, मैंने आपसे कहा टॉलरेट करिए, मान लिया मेरे यहाँ से बहुत ज्यादा जोर जोर से आवाज आ रही है, तो आपने कहा कंप्लेन करके आपका काम बंद कराते हैं। हमने कहा यार सुन लो, कोई बात नहीं, मैं आपको 10,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, तो वो भी सप्लाई और सर्विसेज माना जाता है ना। या आप मेरे लिए कोई काम करने को राजी हो गए, तो वो भी सप्लाई और सर्विसेज के दायरे में आता है। तो सप्लाई और एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, अगर आप कोई एग्री कर रहे हैं कि किसी काम से आप दूरी बनाएंगे, जैसे एग्जांपल ऑफ एक्टिविटीज दैट वुड बी कवर्ड बाय दिस पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन वुड इंक्लूड नॉन compete एग्रीमेंट्स वेयर वन पार्टी एग्री नॉट टू compete with the other party in a product, service or geographical area against a consideration paid by other party। मान लिया जो काम मैं करता हूं वही काम आप करते हैं, मैंने आपको पैसा दिया कि आप यहां पर ये काम मत करो, तो वो भी क्या है, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मतलब आप वो काम नहीं करेंगे और उसके बदले में मैं आपको पैसा दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई और सर्विसेज मानी जाएगी, जीएसटी लगेगा। उसके बाद है अनदर एग्जांपल ऑफ सच एक्टिविटी वुड बी बिल्डर रिफ्रेनिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग मोर देन ए सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स इवन दो परमिटेड टू डू सो। म्युनिसिपैलिटी से आपको 10 फ्लोर बनाने की इजाजत है, हमारे 5 फ्लोर है, हमें पता है आपका बन गया तो हमें बड़ा नुकसान होगा, हमने आपसे कहा कि भैया मत बनाओ और उसके बदले में हम आपको पैसा दे देंगे, तो ठीक है। स्कूल है, स्कूल के पड़ोसी में जैसे ये हो रहा है ना, हाउसिंग प्रोजेक्ट विच वांट्स टू प्रोटेक्ट सनलाइट, मान लिया आपने बहुत ऊंची बिल्डिंग बना दी तो हमारे पास सनलाइट नहीं आएगी, हमने कहा भैया मत बनाओ, पैसे ले लो, तो आपका जो नुकसान है वो हमने आपको दे दिया, तो इस तरीके से हो जाता है ना। जैसे स्कूल है, स्कूल से बच्चों की शोर की आवाज आ रही है, तो उन्होंने पैसे दे दिए कि भैया कोई बात नहीं, बच्चों की आवाज आ रही है तो आप कंप्लेन मत करो, बंद मत करो। तो एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, ये भी उसी टाइप की बात है कि जैसे शॉपकीपर है, वो होकर को कहता है कि भैया हमारी दुकान के बाहर, आपने देखा होगा मार्केट में जाते हैं तो कई बार दुकान के बाहर मेहंदी लगाने वाले बैठे होते हैं ना, तो या किसी बड़ी दुकान के सामने गोलगप्पे टिक्की बेचने वाले खड़े होते हैं, तो दुकान के आगे ऐसे कैसे खड़े हो जाएंगे, तो वो होंगे तो पैसा मिलेगा उन्हें तभी मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे वो ना। अगेंस्ट ए मंथली पेमेंट पाया था होकर, तो वो होकर से पैसा लेते हैं, जो मेहंदी लगाने वाला है उससे पैसे लेता है दुकानदार, है ना। या ऐसे ही आरडब्ल्यू टॉलरेटिंग यूज ऑफ लाउड स्पीकर फॉर अर्ली मॉर्निंग प्रेयर बाय द स्कूल, तो अगर स्कूल है और वो अर्ली मॉर्निंग प्रेयर कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो मानने के लिए पैसा ले रहे हैं ना। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, कुछ काम करने के लिए, जैसे दिस वुड इंक्लूड द केस वेयर एन इंडस्ट्रियल यूनिट agree to install equipment for zero emission discharge at the request of RW neighboring, कह रहे हैं कि भैया उससे क्या होगा, पानी खराब नहीं होगा या आसपास की चीजें खराब नहीं होंगी, तो इस तरीके के काम करने के लिए आप राजी हो सकते हो। अबाउट 3 एक्टिविटी मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए, आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एग्रीमेंट होना चाहिए। Above 3 activity must be under an agreement or a contract, whether express or implied। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और ये पैराग्राफ सेकंड 5E में आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, वन ऑफ द पार्टी टू सच एग्रीमेंट मस्ट बी अंडर ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इन तीनों में से या तो कोई काम नहीं करे या टॉलरेट करे या कोई काम करे, इन तीनों में से कोई एक चीज आती है तो उसे हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर कवर होगा। सच ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इमेजिन्ड और प्रिज्यूम टू एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज देयर इज ए फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। बिना एग्रीमेंट के एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये नहीं मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, इम्प्लाइड होना चाहिए, पैसा जिस पार्टी को मिल रहा है वो बिल्कुल एग्री करे और उसके बारे में बात करे। कंसिडरेशन मस्ट फ्लो इन रिटर्न टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन जाना चाहिए, बिना पैसे के ये काम में नहीं आएगा, क्योंकि सप्लाई के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है।
तो कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए। टैक्सेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल एज अंडर। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस, it is common for the parties entering into a contract to specify in the contract itself the compensation that would be payable in the event of breach of contract। जैसे हम बात कर रहे थे ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमारा कोई ब्लैक लॉ डिक्शनरी डिफाइन लिक्विडेटेड डैमेजेस एज कैश कंपनसेटेड compensation agreed to be by signed written contract for breach of contract payable to the aggrieved party। मान लिया मैंने आपसे बात करी और मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि आप मुझे 100 शर्ट्स इस महीने में सप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास कहीं और से ऑर्डर आया, मैंने वो ऑर्डर उठा लिया है, मैंने उनसे एडवांस पकड़ लिया, मैंने आपको एडवांस दे दिया है, भैया 100 शर्ट मुझे सप्लाई करनी है, आपसे लूंगा उनको दूंगा, बीच में मेरे 50,000 की कमाई हो जाएगी। अगर आपने मुझे, क्योंकि जिससे मैंने सप्लाई करनी है उससे मेरा कांटेक्ट हुआ, पैसे का लेन देन सब हो गया, लेकिन उसने मेरे से ये कहा है कि भैया अगर सप्लाई नहीं हो पाई तो वो मेरे से 50,000 की पेनल्टी लेगा। मैंने वही आपसे कह दिया, आपने मुझे सप्लाई नहीं करी तो मैं आपसे 60,000 की पेनल्टी लूंगा, ये मेरा नुकसान हो रहा है। तो ये सब क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो आपने एंटर किया है इनटू फॉर एग्जीक्यूशन एंड नॉट फॉर ब्रीच। तो जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हम एग्जीक्यूशन के लिए करते हैं, ना कि तोड़ने के लिए। जब भी मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा आपको मुझे 100 शर्ट सप्लाई करनी है, मैं ये थोड़ी ना करूंगा नहीं करनी है सप्लाई, नहीं करने पर ये होगा। मेनली तो हमारा ये आपने सप्लाई करनी है। द लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी आर नॉट द डिजायर्ड आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमारा मेन पर्पस ये नहीं है कि हमें डैमेजेस मिले, मेन पर्पस ये है कि हमें काम हो जाए। हाँ, इन केस काम नहीं होता है तो जो नुकसान होगा उसे कंपनसेट करने के लिए हम डैमेजेस की बात करते हैं, है ना। By accepting the liquidated damages, the party aggrieved by breach of contract cannot be said to have permitted or tolerated the deviation or non-fulfillment of the promise by the other party। तो यहां पर देखो, इससे पहले हमने क्या कहा था कि अगर आपको टोलरेट कर रहे हैं तो उसके बदले में जो पैसा दिया जाएगा वो सप्लाई माना जाएगा, प्रोवाइडेड उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो। अब मान लिया मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप सप्लाई करेंगे मुझे शर्ट्स, आपने सप्लाई नहीं करी और उसका नुकसान आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा है। तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसे हम ये नहीं कह सकते कॉन्ट्रैक्ट है, केवल पैसा दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। सच पेमेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर ए सप्लाई एंड नॉट टैक्सेबल। तो ऐसी सिचुएशन में ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि लिक्विडेटेड डैमेजेस अलग चीज है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू द प्रॉपर्टी, नेग्लिजेंस, पायरेसी, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ट्रेड नेम, कॉपीराइट। जैसे मान लिया किसी ने मेरे ट्रेडमार्क का, मेरे कॉपीराइट का गलत इस्तेमाल कर और उससे मैंने पैसे लिए, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हुआ था इस चीज का, भाई वो तो मैंने पता चला उनने गड़बड़ करी, उसने मुझे पैसे दे दिए। तो वो कुछ गलत करा, उसके बदले में मुझे पैसा दिया, एग्रीड, बट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट में डिलेड कंस्ट्रक्शन की वजह से लगी है, फॉर फीचर ऑफ मनी, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द बायर और द गवर्नमेंट, सक्सेसफुल बिडर के फेलिंग टू एक्ट आफ्टर विनिंग द बिड फॉर अलॉटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मान लिया मैंने क्या करा, कहीं पर बोली लग रही थी या मैंने कॉन्टेक्ट करके हाँ मैं खरीदूंगा, मैंने तय कर दिया, बाद में पेमेंट नहीं कर पा रहा, उस वजह से जो मैंने एडवांस मनी दी थी वो फोरफीट हो गई। मतलब क्या होता है, कई बार है ना, बोली लगती है ना, आपने देखा होगा बोली लग रही है, ऑक्शन हो रहा है, तो उसमें बोली लगाने के लिए मुझे कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तभी मैं बोली लगा पाऊंगा, वरना हर कोई आके मुंह उठाकर बोली लगाने लग जाएगा। तो मैंने 10,000 रुपए जमा करे, मैंने बोली लगाई, मैंने 5 करोड़ की कोई चीज खरीदी, बाद में मेरे पे सेटिंग नहीं हो पाई, मैं पैसा नहीं दे पाया, तो फिर वो मेरा जो पैसा जमा था वो फोरफीट हो जाएगा। तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें पहले एग्रीमेंट उस हिसाब से नहीं है भी, तो ये मेन आउटकम नहीं था उस चीज का, है ना। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मेरे बराबर में दुकान मत खोलिए, इस चीज का एग्रीमेंट करा, तो मैंने आपको मना करा वो काम करने से। मैंने ये कहा कि भैया आप बाहर दुकान लगा रहे हैं, मेरे दुकान के बाहर ठेला लगा रहे हैं,
उसके लिए मुझे आप पैसा दे रहे हैं, तो हमारा स्पेसिफिक एग्रीमेंट उसी चीज का हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, एग्रीमेंट तो हो रहा है कि आप मुझे सप्लाई करेंगे, अगर सप्लाई नहीं हुई तो पेनल्टी देंगे। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारा सप्लाई का है, ना कि पेनल्टी का। तो इसलिए बोल रखा है कि इस पेनल्टी को मेन नहीं मानेंगे। द की इन सच केसेस इज टू बी कंसिडर वेदर द पेमेंट कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर अनदर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब जो पेमेंट हुआ एडवांस पेमेंट, वो शर्ट सप्लाई के लिए हुआ है, ना कि ब्रीच के लिए। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये सप्लाई जो है ये सप्लाई नहीं है इस सिचुएशन में, और ये यहां पर नहीं आएगा। इफ द पेमेंट इज merely an event in the course of performance of agreement and it does not represent the object as such of the contract, तो इसे हम कंसिडरेशन नहीं कह सकते। On the contrary, consider the following examples. एक content में provide that payment by the recipient of goods or service shall be made before a certain date and failure to make payment by the due date shall attract late fee or penalty. ये देखो अलग चीज है। मान लिया हमने कहा कि आप मुझे पेमेंट करेंगे 31 दिसंबर तक, अगर 31 दिसंबर तक पेमेंट नहीं करी तो आपको 10,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये मेन कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी है। या ऐसा लिखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में स्टैपुलेट दैट द टिकट अमाउंट शैल बी पार्टली होली फॉरफिटेड इफ पैसेंजर डज नॉट शोन अप। अब मान लिया मैंने कोई पिक्चर की टिकट बुक कराई, मैंने कोई ट्रेन की टिकट बुक कराई, और अगर मैं नहीं गया तो पैसे तो वापस मिलेंगे नहीं, तो वो फोरफिट हो गया ना। लेकिन जीएसटी तो ऑलरेडी लग चुका है उस पर, तो वापस थोड़ी ना होगा कि भैया ये तो जीएसटी वाला बात ही नहीं है, सप्लाई नहीं है। तो यहां थोड़ी सी अलग चीज है उनसे। एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर पैकेज टूर, पैकेज टूर में ये लिखा है कि भैया सिक्योरिटी डिपॉजिट कैंसिलेशन के केस में फोरफिट हो जाएगी, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। या हमने लीज एग्रीमेंट किया है और सर्टेन पीरियड के लिए, देखो होता है मैंने कार बुक कराई है, 5 दिन के लिए घूमने जाएंगे, रोजाना के 10,000 लगेंगे, हम 4 दिन बाद ही वापस आ गए। उन्होंने कहा भैया 5 दिन के लिए तय हुआ था, चाहे हम अपने घर के बाहर खड़ा कर लो, या 5 दिन बाद आओ, हमें तो पूरे 50,000 चाहिए। तो ये जो 10,000 हम फालतू के दे रहे हैं, तो वो भी असल में है तो जीएसटी लगेगा ना, क्योंकि वो इवन फॉरफिटेड है, लेकिन वो एग्रीमेंट में मेन एग्रीमेंट का पार्ट। दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पार्शियली एग्रीमेंट हुआ, फुलफिल हुआ, या पहले से ही बात बता रखी है। बैंक क्या करते हैं, प्री पेमेंट पेनल्टी लगा। मान लिया आपने लोन लिया बैंक से, और बैंक का लोन 1 साल बाद वापस करना, आप 6 महीने बाद ही वापस करने पहुंच गए, तो बैंक ने क्या रखा, भैया पेनल्टी लगेगी इस पे, तो उस पेनल्टी पे जीएसटी लगेगा। तो लिखा इन द अबव एग्जांपल अमाउंट पेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ लेट पेमेंट, अर्ली टर्मिनेशन, प्री पेमेंट अमाउंट फॉर फीचर बाय द कस्टमर बाय द कॉन्ट्रैक्ट इज ए पार्ट ऑफ कमर्शियल टर्म एग्री टू बाय द पार्टी। तो ये कमर्शियल टर्म है ना। constitute consideration for the supply of a facility, namely of acceptance of late payment, early termination, lease agreement। तो ये सब पार्ट है ना। तो ये सब पार्ट है, मेन पार्ट है ना। तो लिखा है कि therefore such payment even though they may be referred to as fine or penalty, चाहे फाइन और पेनल्टी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ये कंसिडरेशन है उस काम का जो हमने तय करा था, इसलिए इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है ना भाई। मैंने आपने टिकट खरीदी हवाई जहाज की, और आप गए नहीं ना, तब आप कहेंगे जी काम ही नहीं हुआ, तो ये तो पेनल्टी है एक तरीके की, तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जीएसटी रिफंड दो, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये मेन एग्रीमेंट का पार्ट है। सिंस दीज सप्लाईज आर एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई के साथ में ये भी सप्लाई है। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उस समय eligible था assessed as a principal supply, naturally such payment will not be taxable if the principal supply is exempt। अगर प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जिस चीज के लिए हमारा एग्रीमेंट हो रहा वही एग्जेम्प्ट है, तो ये वाली पेनल्टी भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और वो टैक्सेबल है तो ये पेनल्टी भी टैक्सेबल हो। चेक डिसऑनर होने पर फाइन लगता है, पेनल्टी लगती है, उसका क्या होगा। द सप्लायर वांट्स पेमेंट टू बी रिसीव्ड ऑन टाइम एंड डज नॉट वांट चेक टू बी डिसऑनर्ड। There is never an implied or express offer or willingness on part of the supplier that he would tolerate deposit of an invalid, fake or unworthy instrument, consideration in form of check, dishonor, fine or penalty.
द फाइन पेनल्टी दैट द सप्लायर और ए बैंकर imposes for dishonor of check is a penalty imposed not for tolerating the act or situation, but a fine or penalty imposed for not tolerating, penalizing and therefore deterring and discouraging such act or situation. देखो, आपने अपनी दुकान के बाहर किसी मेहंदी वाले से कहा तुम लगाओ और पैसा ले रहे हो, तो आप उसे टोलरेट कर रहे हो। लेकिन अगर डिसोनर हो रहा है तो आप टोलरेट नहीं करना चाहते, आप खुश नहीं हो इस बात से कि भैया डिसोनर हो रहा है, चाहे बैंक आप पे चार्जेस क्यों लगा रहा है, वो नहीं चाहता डिसोनर हो, वो आपको डिस्करेज करना चाहता है। ये काम आगे से फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। Therefore, check dishonor, फाइन और पेनल्टी इज नॉट ए कंसिडरेशन फॉर सर्विस, और ये टैक्सेबल नहीं होगा। ये वही सिचुएशन है जैसी सिचुएशन हम पहले बात कर रहे थे कि अगर मान लिया मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया है, आप मुझे 100 शर्ट सप्लाई करेंगे, अगर सप्लाई नहीं हो पाई पेनल्टी है, तो मैं वो चाहता थोड़ी ना था पेनल्टी मिले, तो इसलिए वो भी टैक्सेबल नहीं थी, ये भी टैक्सेबल नहीं है, और ये कॉमन बिजनेस का पार्ट नहीं है। पेनल्टी इम्पोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, पेनल्टी इम्पोज है, आपने कोई कानून तोड़ा, ट्रैफिक वायलेशन है, रेड लाइट क्रॉस कर दी आपने, पोल्यूशन नॉर्म्स तोड़ा, है ना, तो अदर लॉज आर आल्सो नॉट कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई रिसीव्ड एंड नॉट टैक्सेबल। तो कोई भी कानून तोड़ोगे तो ये थोड़े चाहता थोड़े ना कोई ये सारे काम हो, तो ये टैक्सेबल नहीं होंगे। सेम इज द केस विद द फाइन पेनल्टी इम्पोज बाय द माइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जहां पर पता चला कि माइनिंग करने की अलाउ करा आपको कि आप 50 फीट खोदिए, आपने 50 फीट से ज्यादा माइन खोद दी, तो इस पे आप पे पेनल्टी लगी। तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाली चीज नहीं है, इसलिए ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और जीएसटी नहीं लगेगी। लॉज आर नॉट फ्रेम फॉर टॉलरेटिंग देयर वायलेशन, लॉ इसलिए नहीं होता कि आप कानून तोड़ी पैसा लीजिए। अब ट्रैफिक लॉ ये कहता है कि रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो आपसे पैसे लिए जाएंगे, तो ये किस लिए ले रहे हैं, ट्रैफिक का लॉ क्यों बनाया, पैसे लेने के लिए नहीं, कि आप रेड लाइट क्रॉस ना करें, एम ये है, पैसा लेना एम नहीं है। तो यहां पर इसलिए उस पर पेनल्टी को हम कंसिडरेशन नहीं मानते, ठीक है। और ना ही वहां एग्रीमेंट था कोई, भाई आप रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे, एग्रीमेंट थोड़ी ना था रेड लाइट क्रॉस करोगे तो पैसे दोगे आप, तो यहाँ पर एग्रीमेंट भी नहीं था, तो इसलिए भी यहाँ पर पेनल्टी फाइन गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी जो लगाती है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। फॉर फीचर ऑफ सैलरी और पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉय लीविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर द मिनिमम एग्रीड पीरियड। मान लिया आप कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए ये तय हुआ कि कम से कम आप 1 साल जॉब करेंगे, नहीं करा तो 2 महीने की सैलरी का पैसा जब्त हो जाएगा, ये तय हो गया। द प्रोविजन फॉर फॉरफीचर ऑफ सैलरी or recovery of bond amount in the event of employee leaving the employment before the minimum agreed period are incorporated in the employment contract to discourage non-serious candidate from taking up employment। मेरा एक जानकार कह रहा है कि उसे ना जॉब बदलनी है, लेकिन एक समस्या है, उन्होंने ये कह रखा 3 महीने का नोटिस पीरियड है, 3 महीने का नोटिस दो तो जॉब छोड़ो। अब जो छोड़नी कब चाहिए कायदे से, जब नई जॉब मिल जाए, और जब नई जॉब मिलेगी तो वो कहेंगे अभी ज्वाइन कर लो। आप कहोगे जी 3 महीने का नोटिस पीरियड है, 3 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, वो क्या भाग जाओ, हमें तो अभी जरूरत है। और अगर आपने 3 महीने का नोटिस नहीं दिया तो उन्हें 3 महीने की सैलरी अपनी जेब से देनी पड़ेगी आपको, ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है। The said amount are recovered by the employer not as a consideration for tolerating the act, बल्कि premature quitting of employment को रोकने के लिए ये किया है, खुश नहीं है इससे कोई भी। Further, the employee does not get anything in return from the employer, उसे कुछ मिला भी नहीं है। Therefore, ये जो अमाउंट है ये कंसिडरेशन नहीं है और ना ही इस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई सप्लाई, कोई कंसिडरेशन नहीं है। लेट पेमेंट, सरचार्ज और फीस, कई बार लेट पेमेंट करने पे कुछ पेनल्टी सरचार्ज देना पड़ता है। द फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग लेट पेमेंट विद इंटरेस्ट और लेट पेमेंट फी, फाइन और पेनल्टी, एक फैसिलिटी दी जाती है नेचुरली
सबको बताया जाता है कि भैया लेट पेमेंट करोगे, जैसे आप टीए के फॉर्म भरते हो, एग्जाम फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो नहीं है, एग्जाम फॉर्म, उसकी लास्ट डेट है मान लिया 28 फरवरी, उसके बाद 5 मार्च तक और जमा करा सकते हो 500 रुपए या 200 रुपए की लेट फीस के साथ। इट इज नॉट अनकॉमन और अननेचुरल कस्टमर की मिस हो जाए, ये अननेचुरल नहीं है, और लोग पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट बाद में करते हैं, टेलीफोन बिल की पेमेंट बाद में ड्यू डेट निकलने के बाद करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सर्विस प्रोवाइडर अक्रॉस द वर्ल्ड ये फैसिलिटी देते हैं कि लेट पेमेंट फाइन या पेनल्टी के साथ आप पेमेंट कर दो। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट नहीं करी तो ये थोड़ी ना कि वो परमानेंट आपकी बिजली काट देंगे, लेट फीस लेंगे, और ऐसा होता है। इवन इफ दिस service is described as a service of tolerating the act of late payment, it is an ancillary supply naturally bundled and supplied in conjunction with the principal supply। तो इसको हम प्रिंसिपल सप्लाई माननी चाहिए और इस पर हम जीएसटी लगाएंगे। अब इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में कि व्हाट इज नेचुरली बंडल्ड, जो वर्ड आया है नेचुरली बंडल्ड, इसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। ठीक है, डिसोनर ऑफ फाइन, डिसोनर ऑफ चेक के केस में हम ये बात नहीं कह सकते क्योंकि उसके बारे में हम पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में फिक्स चार्जेस आते हैं कि भैया इतना चार्जेस आएगा ही आएगा, आप पूरा महीना बिजली का इस्तेमाल नहीं करो फिर भी चार्जेस आएगा। द प्राइस चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी बाय द पावर जनरेटिंग कंपनीज, तो उसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट होता है, एक होता है मिनिमम फिक्स चार्ज और एक होता है वेरिएबल पर यूनिट। जितनी बिजली का इस्तेमाल करोगे उतना यूनिट लगेगी, बिजली यूनिट के हिसाब से लगेगा, और जितने किलोवाट आपने कनेक्शन में लोड ले रखा है पर किलोवाट के हिसाब से भी बिल आएगा। द फैक्ट दैट द मिनिमम फिक्स चार्ज रिमेन द सेम, क्योंकि वो तो फिक्स है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करो या ना करो, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। और the contractual or available capacity or minimum threshold does not mean that the minimum fixed charges are part of their, it is a charge for tolerating the act of not scheduling or consuming the minimum, the contractual or available capacity or minimum threshold। तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो भी आपको बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपने 500 रुपए पर किलोवाट चार्जेस लगता है और आपने 3 किलोवाट का कनेक्शन लोड ले रखा है, तो आपका 1500 रुपए पर मंथ का बिल आएगा मिनिमम। आपने पूरे महीने आप घर में ही नहीं थे, ताला बंद था, लाइटें बंद थी, एक यूनिट इस्तेमाल नहीं हुई, फिर भी 1500 रुपए का बिल आएगा। तो लिखा है बोथ द कंपोनेंट ऑफ द प्राइस, द मिनिमम फिक्स चार्जेस और कैपेसिटी चार्जेस एंड द वेरिएबल चार्जेस आर चार्ज फॉर द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर दस नॉट टैक्सेबल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। वैसे तो टैक्सेबल होता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी लगता ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी लगता ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी लगता ही नहीं, इस वजह से ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वरना वो जीएसटी लगेगा इलेक्ट्रिसिटी पे तो फिक्स चार्जेस पे भी लगेगा। कैंसिलेशन चार्जेस बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है। आपने होटल की बुकिंग कराई, कैंसिल करा दिया, आपने कोई टिकट बुक कराई, कैंसिल करा दी, और उस कैंसिलेशन के कुछ चार्जेस, मान लिया उन्होंने कहा हम आपका पैसा वापस कर देंगे लेकिन हम कैंसिलेशन फीस लेंगे। Cancellation fees can be considered as the charges for the cost involved in making arrangement for the intended supply and the cost involved in cancellation of the supply, such as in cancellation or reserve ticket by the Indian Railways. Services such as transportation, travel and tour constitute a bundle of services. The transportation service, for instance, starts with booking of ticket for travel, और जब तक आप सही जगह पहुंच ही नहीं जाते जब तक वो हमारा ट्रेवल वाला काम चल रहा होता है। ऑल सर्विसेज सच एज मेकिंग अवेलेबल एन ऑनलाइन पोर्टल और बुकिंग काउंटर, उस सब में खर्चा भी होता है ना। आप गए, टिकट बुक कराई, कैंसिल कराई, बुक कराई, कैंसिल कराई, अगर कोई चार्जेस नहीं है तो आप तो खेलते रहोगे, जितना मर्जी कैंसिल कराते रहोगे।
तो टिकट अवेलेबल नहीं होंगी ना, ट्रेन की टिकट आपने बुक करा दी, पता बाद में कैंसिल करा लेंगे, चार्जेस तो है नहीं, तो और किसी को तो जगह नहीं मिल पाएगी ना वो, तो रिजर्व सीट हो जाती है। एडवांस में आप बुकिंग कराते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ या नहीं आप प्रिफर्ड सीट बुक कराते हो, वेटिंग रूम फैसिलिटी एयरपोर्ट में लेते हो, रेलवे स्टेशन बस टर्मिनल पे लेते हो, है ना, वॉशरूम का इस्तेमाल करते हो, पानी पीते हो वहां पर, वेटिंग एरिया का इस्तेमाल करते हो। तो ये सारे वेरियस एलिमेंट ऐसे हैं, कंपोजिट सप्लाई है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन वाले जो आपसे पैसा ले रहे हैं केवल ट्रेन का सफर करने का ले रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो रेलवे स्टेशन पे आधा घंटा भी ट्रेन से पहले पहुंच गए तो आप बैठते हो, पानी भी मिलता है वहां, एक वेटिंग एरिया होता है उसका इस्तेमाल करते हो, तो बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है ये सर्विस। द फैसिलिटेशन सर्विस ऑफ अलाउइंग कैंसिलेशन अगेंस्ट पेमेंट ऑफ कैंसिलेशन चार्जेस इज ऑल्सो ए नेचुरल पार्ट ऑफ दिस बंडल। ये नेचुरल है, लोग कराते हैं कैंसिल, जैसे हमने लेट पेमेंट के लिए बात नहीं कर रहे थे, नेचुरल है, बिजनेस में होता है, बंडल ऑफ सर्विस है, ऐसे ये भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नेचुरली बंडल्ड है और प्रिंसिपल सप्लाई के साथ में ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चलता है। तो कैंसिलेशन जो हो रहा है, कैंसिलेशन फीस ये पार्टी के लिए, तो ये हम प्रिंसिपल सप्लाई की तरह मानेंगे और इस पर भी जीएसटी हम लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 61, कैंसिलेशन चार्जेस रेलवे टिकट की है, उस पर जीएसटी लगेगा उसी रेट पर जिस रेट पर ट्रेवल का लगता है। मान लिया 5% जीएसटी है एसी फर्स्ट क्लास कोच का, तो कैंसिलेशन पर भी सेम ही लगेगा। एयर ट्रेवल में भी यही बात है। बात समझ में आती है? तो नॉन रिफंडेबल टिकट होती है कि आपने टिकट बुक कराई और रिफंड नहीं होगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो पैसा दिया उस पर जीएसटी लग गया तो ठीक है ना, उसे कैंसिलेशन चार्जेस मान लो, पैसा नहीं मिला तो, और उस पर जीएसटी तो लग ही चुका है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ये बात अप्लाई नहीं होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। माल बेचने में अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हमने माल बेचना है नहीं बेच पाए, पैसा कुछ हो गया, तो उस सिचुएशन में हम लोग इसको नहीं मानेंगे। तो फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी को हम कंसिडरेशन नहीं मान सकते हैं, है ना, और उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। सेक्शन 7(1)(1)(a) ये सब हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 की, जो कहता है सेक्शन 7(1) में जो भी है उसको भूल जाओ, और ये कहता है कि जो भी एक्टिविटी हम बोल रहे हैं स्केड्यूल 3 में, सेक्शन 7(2)(a) क्या कह रहा है, जो भी एक्टिविटी हम कह रहे हैं स्केड्यूल 3 में, या ऐसी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी एज ए पब्लिक अथॉरिटी एंगेज्ड है या नोटिफाई करी जाए, उसे ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। इन शॉर्ट सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 कहता है कि स्केड्यूल 3 में या जो भी गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया ये चीजें टैक्सेबल नहीं होंगी, सप्लाई नहीं मानी जाएगी, तो इवन तो वो टैक्सेबल होनी चाहिए बट उस पर नहीं लगेगा टैक्स। जैसे अभी अभी हमने बात करी थी इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा जाए तो हर तरीके से सप्लाई है, तो उस पर तो लगना चाहिए, सप्लाई और सर्विसेज है, सप्लाई और गुड्स है, जो भी मर्जी मानो, लेकिन टैक्स तो लगना चाहिए। लेकिन स्केड्यूल 3 में बोल दिया कि भैया नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो ये बात अब हमें, तो नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी, तो सेक्शन 7(2)(a) कहता है कि स्केड्यूल 3 में जो चीजें लिखी हैं उन पर जीएसटी नहीं लगेगा, इसे हम नेगेटिव लिस्ट भी कह सकते हैं। नेगेटिव लिस्ट का मतलब इन चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि स्केड्यूल 3 में जो भी चीजें हैं वो नेगेटिव लिस्ट में हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अलग अलग नोटिफिकेशन के थ्रू भी बता रखा है कि इन चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि इन्हें हम सप्लाई मानेंगे ही नहीं। तो या तो स्केड्यूल 3 में लिखा है या अलग से नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कह दिया, तो उस पर हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे और नहीं मानेंगे।
तो हमारे पास स्केड्यूल थर्ड में जो भी लिस्ट है उन्हें क्या कहेंगे, नॉन सप्लाई लिस्टेड या नोटिफिकेशन के थ्रू या सर्कुलर के थ्रू। तो तीन चीजें हैं, तीन चीजों में हम जो जो चीजें हैं वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई मानी नहीं जाएगी, क्योंकि सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 कहता है कि इन चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा जो स्केड्यूल थर्ड में है या नोटिफिकेशन या सर्कुलर के थ्रू नॉन सप्लाई बताई गई है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं।